अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। आम इंतखाबात कब होंगे, वक्त पर या वक्त से पहले, एक नई बहस छिड़ गई हुई है। इमरान खान साहब को तो इनकार हो गया, इंतखाबात की उनकी जो डिमांड थी वो नहीं मानी गई। इमरान खान साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए। अब इमरान खान को तो अपनी अहलियत के लाले पड़े हुए हैं, मगर हुकूमत के अंदर नई बहस है कि इंतखाबात कब हों। एक वज़ीर कहते हैं कि इंतखाबात वक्त से पहले हो सकते हैं, एक वज़ीर कहते हैं कि नहीं, इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे। तीसरे वज़ीर कहते हैं कि इंतखाबात अपनी मुकर्ररा मुद्दत से 1 घंटा पहले भी नहीं हो सकते, यानी 1 घंटा पहले नहीं, वो जो टाइम होगा उस टाइम को उसी दिन सुबह 8 बजे पोलिंग लगेगी, उससे 1 घंटा पहले नहीं। तो ये जो नई बहस है, हुकूमत के एक वज़ीर हैं राणा सनाउल्लाह साहब, ज़ाहिर है बाखबर वज़ीर हैं, वो कोई एवं ही इधर उधर के आकर वज़ीर नहीं बने। हुक्मरान जमात जो है, सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून, उसके पंजाब के सदर भी हैं और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के इंतहाई करीबी और काबिल एतमाद साथी भी हैं। पॉलिसी साजी में उनका अहम किरदार होता है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया। उनकी स्टेटमेंट से एक नई बहस का आगाज़ हुआ है। जब वो नई बहस छिड़ी तो फिर प्रैक्टिकली क्या वो जो कहने जा रहे, जो कहा है उन्होंने, क्या वो मुमकिन है, और इंतखाबात जो हैं वो वक्त से पहले हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इमरान खान साहब का मैंने कह दिया कि इमरान खान साहब को तो अब अपनी अहलियत के पड़े हुए, उन्होंने कहा इंतखाबात जाए भाड़ में, भाई मुझे पहले मेरी अहलियत को ना छेड़ो, मत छेड़ो, मैं नहीं मांगता इंतखाबात, चुप करके बैठ जाता हूँ। मैंने नई तहरीक के नाजुक मरहले का आगाज़ किया, बल्कि खान साहब के लिए मामला तो और संगीन होते जा रहे हैं। इमरान खान साहब के चाहने वाले सब इस वक्त इंतहाई कानून की जो होती है ना, उनके ऊपर गिरफ्त तेज़ी के साथ मजबूत होती जा रही है। कानून का घेरा उनके गिर्द तंग होता जा रहा है। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है, उस पर इंतखाबात हो सकते हैं वक्त से पहले, मुमकिन है या नहीं, इस पर बात होगी। पहले वो जो इमरान खान साहब का मामला है ना, वो भी बड़ा संगीन होता जा रहा है। तो खान साहब के ऊपर आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी जब तक मेरा ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा तो मुमकिन है उस वक्त तक हो चुका होगा या हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत है उनके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले की। उसमें इमरान खान साहब जो हैं, इलेक्शन कमीशन में इमरान खान साहब को ज़्यादा ख़तरा ख़ुद भी इलेक्शन कमीशन से है। इसी वजह से वो इलेक्शन कमीशन पर ज़्यादा हमलावर हैं और उनको रिलीफ की तवक्को सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा संजीदा मरहले में, नाजुक मरहले में दाखिल होने के बावजूद इमरान खान साहब खुद जो है वो चीफ जस्टिस साहब को सलूट कर रहे हैं, वरना इमरान खान साहब का अंदाज़ नहीं है। शायद इसी वजह से इमरान खान साहब सलूट कर रहे हैं कि उनको अंदाज़ा हो गया हुआ कि अगर वो सलूट नहीं करेंगे या फिर कल कलाम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर उनकी अहलियत जो है वो वहीं से ख़तरे में पड़ जाएगी। वो उनको अंदाज़ा है इमरान खान साहब को, शायद की बात है कि जिस तरह उन्होंने दबाव में डालकर अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए। इमरान खान साहब ने दबाव डाला, पूरा एक माहौल बनाया और फिर उनको वहाँ से रिलीफ मिलना शुरू हो गया। तो उनको, इमरान खान साहब को अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ये वो अदालत नहीं है जो दबाव में आकर फ़ैसले करे। इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा बनता, ज़मानत मिल जाती। इमरान खान के साथी गिरफ़्तार होते, ज़मानत मिल जाती। तो इमरान खान साहब ने फिर दबाव डालने की कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, लेकिन जब वो दबाव नहीं चला तो इन अदालत का नोटिस आ गया। तो उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलूट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जहां आज उनका मुकदमा है तौहीन इलेक्शन कमीशन का, जिसमें उनको आखिरी जो है वो दिया गया था, क्या होता है, मोहलत दी गई थी। अब देखते हैं, अभी तक फैसला हो चुका होगा या आ जाएगा कि शोकाज नोटिस जारी होना है या मज़ीद मोहलत मिलती है इमरान खान साहब को। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो और उनके करीबी साथी जो हैं, उनके गिरद या उनके प्रोपेगेंडा को लेकर आगे चलाने वाले, बढ़ाने वाले, उनके ऊपर घेरा हो गया हुआ तंग। कल इमरान खान साहब को मैंने जो रात आखिरी व्लॉग किया था उसमें मैंने गुजारिश की थी कि जिस वक्त मैं व्लॉग वो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त तक इम्कान था कि इमरान खान साहब शायद जाकर पेश हों JIT जो बनी हुई है दहशत गर्दी के मामले पर। इमरान खान साहब ने जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को जो धमकियां दी थी तकरीर में, उस मामले के ऊपर JIT बनी हुई है, उसकी तहकीकात, मरगला थाने पर मुकदमा है इमरान खान साहब पर, उसकी तहकीकात के लिए जो JIT बनी थी, उस JIT में इमरान खान साहब तीसरे नोटिस पर भी पेश नहीं हुए थे और आज
उस पर भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा इमरान खान साहब के ना ज़मानत आज ज़मानत जो है उसकी ख़त्म हो जाएगी, तो आज इमरान खान साहब वहाँ ज़मानत के लिए दोबारा जाते हैं या फिर कल जाते हैं, क्योंकि 12 का मतलब है कि आज रात तक, तो मुमकिन है आज इमरान खान साहब उसमें अदालत में दोबारा चले जाएं या फिर ज़मानत मनसूख हो जाए तो इमरान खान साहब गिरफ़्तारी की तरफ चले जाएं, मामला उनका गिरफ़्तारी की तरफ चला जाए। तो बहरहाल इमरान खान साहब और उनके साथी हो रहे हैं घेरे के अंदर तेज़ी के साथ घिरते जा रहे हैं। जिस तरह बंद टूटने के बाद सैलाब आबादियों को, बस्तियों को घेर रहा है ना, इसी तरह बंद टूट चुके हुए हैं, सबर के पैमाने लबरेज हो चुके हुए हैं। वो जो इदारे जिनके ऊपर इमरान खान साहब जिनके कंधों के ऊपर चढ़कर आए थे, उनको ही वो ज़्यादा ना, वो होता है ना कान में ज़्यादा चीखना चिल्लाना, फिर बंदा जब कंधे में बैठकर कान में चिल्लाता रहे तो बंदा फेंक देता है इंसान उसको। तो बहरहाल तो खान साहब वो उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तो जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फिर इमरान खान साहब को कि जो एक के ईमा पर या इमरान खान साहब को अपना ग्लोरीफाई करने के लिए, उनको बड़ा लीडर साबित करने के लिए और उनके मध्य मुकाबिल जो हुकूमत है, मध्य मुकाबिल उस हुकूमत को करप्ट, चोर, डाकू, गद्दार, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि इदारे साबित करने के लिए जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनमें आम लोग तो रगड़े में आए ही। अब मामला संगीन हो गया हुआ है। मुख्तारा की ज़बानी, नदीम अफजल चंद की ज़बानी मुख्तारा गल बद गई है, तो बात बढ़ चुकी हुई है। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान में किसी रिटायर्ड जर्नैल को किसी इल्ज़ाम के ऊपर FIA तलब करेगी और रिटायर्ड जनरल साहब जो FIA में जाकर हाजिर होंगे, पेश होंगे और अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। इमरान खान साहब का प्रोपेगेंडा था और वो प्रोपेगेंडा ये कर रहे थे कि जी मेरी हुकूमत जो है वो अमरीकी साजिश के तहत ख़त्म की गई। मेरी हुकूमत के ख़ात्मे पर सबसे ज़्यादा खुशियाँ इसराइल और इंडिया में मनाई गई। अमरीकी साजिश थी, इसराइल और इंडिया में खुशियाँ मनाई गई। तो इस प्रोपेगेंडा को मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आगे बढ़ाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कतर गए थे, दोहा में, कतर में, जब उनका जहाज़ जहाँ खड़ा हुआ था एयरपोर्ट पर, तो ख़बरें चल आईं कि उस जहाज़ के साथ ही एक इसराइली जहाज़ आकर खड़ा हो गया। उस पर इमरान खान साहब का जो ट्विटर ब्रिगेड है, सोशल मीडिया का इमरान खान साहब का जो वो ट्रोलिंग करते हैं, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी बताया जाए कि जहाज़ में कौन था, और ये तक इल्ज़ाम लगाया गया कि शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली किसी अहम लोगों से मुलाकातें की हैं वहाँ पर, और इसराइल को तस्लीम करने, कबूल करने वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें जो हैं वो अपना उसमें फैलाई गई। रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब हैं, दिफाई तज्जिया निगार कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जिनको वो क्या नाम है, सना बुचा साहब, उन्होंने पूछा था कि जी आप बताएं कि आप दिफाई तज्जिया कार हैं तो फिर आप सियासी प्रोग्रामों में आकर क्यों बैठते हैं। तो दिफाई तज्जिया कार हैं, सियासी मामलात पर भी कड़ी नज़र रखते हैं, कड़ी गहरी नज़र। उन्होंने एक वीलॉग किया था। उन्होंने वीलॉग करके उसी ये जो किस्सा मैंने बताया, वो जो इसराइल में जहाज़ जाकर खड़े हुए थे, उसका उन्होंने तज़किरा किया था। फिर उसमें उन्होंने कहा था कि जनाब पता लगाया जाए कि हो क्या रहा है, कि हम इसराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहे। फिर दिल जले बहुत होते हैं। उन्होंने अमजद शुएब साहब की एक पुरानी वीडियो भी निकाल दी जिसमें वो इसराइल को तस्लीम करने के मामले, बहरहाल छोड़ देते उस बात को। तो उनको FIA ने नोटिस भेजा था कि जी आपने ये इतना बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी है ना, इसराइल को तस्लीम करना ना करना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी हुकूमत, किसी वज़ीर-ए-आज़म का सवाबदीद नहीं है, ये पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी है। जिस तरह कश्मीर का मसला है, उस मसले पर भी जो भी पॉलिसी होगी पाकिस्तान की रियासत की होगी, और रियासत की पॉलिसी ज़ाहिर है या तो एक बनाई जाती है बंद कमरों में, या फिर वो पॉलिसी बनती है पार्लियामेंट के ज़रिए। तो अब ज़ाहिर है इसको हर्ट किया, इस बात को बंद कमरों वालों को भी हर्ट किया और अपना पार्लियामेंट वालों को भी हर्ट किया। इनकी अमजद शुएब साहब ने जो सवाल उठाया या इल्ज़ाम लगाया, वो कह रहे हैं मैंने सवाल उठाया है, तासुर ये गया था कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये इसराइलियों से मिल रहे थे, तो ये तासुर जा रहा था, मैं नहीं कह रहा, ये तासुर जा रहा था। तो बहरहाल अमजद शुएब साहब को FIA ने तलब किया। FIA ने उनको अपना क्या कहते हैं 14 सितंबर के लिए तलब किया था। अब जियो रिपोर्ट कर रहा है, एजाज सैयद साहब की खबर है, वो ये कह रहे हैं कि जी उनको तलब किया गया और वो वहाँ पर गए। डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान साहब हैं, उनकी सरबराही में 5 रुकनी टीम ने उनसे सवाल जवाब किए, उनका मोबाइल फ़ोन भी लिया गया, उससे डेटा हासिल किया गया और 5 घंटों तक जनरल साहब से सवाल जवाब किए गए, तफ्तीश की गई 5 घंटों तक।
आप सोच नहीं सकते कि एक वक्त ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े होकर, वो क्या नाम था उनका, जनरल असलम बेग साहब, वो जिस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल करते थे, या फिर और मुशर्रफ के ज़माने में कुछ जर्नल्स थे जिनके ऊपर काफ़ी सारे मुकदमात थे, LNC वगैरह इस तरह के, तो वो कहते थे अदालतों के सामने जाकर जिस तरह वो अपना रोब जमाते थे, रिटायर्ड थे वो भी। तो बहरहाल तो जनरल अमजद शोएब साहब को जब रब्ता किया एजाज सैयद की रिपोर्ट के मुताबिक कि जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि जी मुझे 14 सितंबर के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं खुद ही चला गया और मैंने जाकर वहाँ पर 9 सितंबर को FI ऑफिस चला गया। वहाँ जाकर मैंने अपनी जो भी बात थी करनी वो मैंने कर दी। मैंने बता दिया कि जी मैंने सवाल उठाया था, वाक़या जो हुआ था उसके ऊपर मैंने सवाल उठाया कि कौन था, कौन उस जहाज़ में कौन था, हमारे जहाज़ में कौन था, क्या कोई मुलाकात हुई, इस तरह की वो कह रहे हैं मैंने सवाल उठाया था। और बहुत ही अच्छा ये रवैया है कि जनरल साहब को अगर FIA ने तलब किया है तो FIA में चले गए, इमरान खान साहब को तलब करते हैं, इमरान खान साहब नहीं जाते। फ़र्क देखिए ज़रा ये भी। अच्छा, अब ये जो जनरल साहब का जिक्र इस मामले में आ गया ना, वो आया इसी वजह से कि इमरान खान साहब के जो को प्रमोट कर रहे थे, या अभी तक इमरान खान साहब के प्रोपेगेंडा को जो आगे बढ़ा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अपना घेरे में आए हुए हैं। अब देखिए साबिर शाकिर साहब बाहर चले गए, अरशद शरीफ साहब बाहर चले गए। कुछ दिन पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब का ट्वीट आया था कि जी मैं भी लंदन में हूँ और दोस्तों से मुलाकात वगैरह वगैरह। तो ये सारे लोग इनके गिर्द घेरा तंग है, क्योंकि हुकूमत और इदारे, उनको लग रहा है कि जी ये लोग जो है ना, ये इमरान खान साहब के चक्कर में, उनकी मोहब्बत में इदारों को बदनाम कर रहे हैं, रियासत को बदनाम कर रहे हैं। हकीकत क्या है क्या नहीं। खैर, तो मैं आता हूँ अपने उस मौजू पर। एक तो ये मामला कि इमरान खान साहब खुद पेश नहीं हुए, लेकिन जनरल साहब पेश हो गए, JIT में खान साहब नहीं गए। तो वो JIT या FIA एक ही बात है ना, इदारे हैं। तो बहरहाल अब जो कहानी है, जो हुकूमत जहाँ से इमरान खान साहब को इनकार हो गया ना इंतखाबात का, आम इंतखाबात का, वो फिर अब इमरान खान बचाओ तहरीक चली गई, शुरू हो गई। इमरान खान बचाओ तहरीक के भी नाजुक मरहले का इमरान खान ने ऐलान करना था, वो भी नहीं किया। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट के बाद ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट आई। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि नहीं, ये इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होंगे। अब टेक्निकली राना साहब की बात को अगर देखा जाए, राना साहब ने ये कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने कि 2023 में वक्त पर या फिर साल के आगाज़ में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, आगाज़ तो ये होता है ना, 3 महीने आगाज़ के होते हैं, इनमें इंतखाबात हो सकते हैं। अच्छा, मैंने ज़रा खंगाला कि यार ये जो राना साहब बात कर रहे हैं, राना साहब जिम्मेदार आदमी है, और उधर ख्वाजा आसिफ साहब भी कम जिम्मेदार नहीं है। खुर्शीद शाह साहब फैसला साजों में शामिल हैं, वो भी बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जी 1 घंटा पहले इंतखाबात नहीं होंगे। तो राना साहब की बात जो है वो किसके पीछे है? क्या मुमकिन है इंतखाबात जनवरी, फरवरी, मार्च में? इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी तैयारी कर ली हुई है, और वो 2 महीने पहले कर ली हुई थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को असल इशू था हल्का बंदियों का, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने 7 अप्रैल को, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को तलब किया था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि बताएं कि इंतखाबात कब करवा सकते हैं। वो मुद्दा ये था कि जो तहरीक अदम एतमाद की को रूलिंग देकर मुस्तरद कर दिया था डिप्टी स्पीकर ने, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो नोटिस था। सुओ मोटो नोटिस के बाद सुप्रीम कोर्ट भी ये समझना चाह रहा था, जानना चाह रहा था कि इमरान खान ने वो रूलिंग के बाद असेंबलियाँ तोड़ दी, नए इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है, तो हम इंतखाबात की तरफ अगर जाएँ भी तो क्या इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार है? तो इसके लिए आखिरी लम्हे पर बुलाया गया था, फैसला देने से पहले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो उस वक्त यानी अप्रैल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि नहीं जी, हम तैयार नहीं हैं, हमें डिलिमिटेशन है, इंतखाबी फहरिस्तें हैं, तो हमें तैयारी करनी है, और उसमें हमें कम से कम 4 महीने और 7 महीने, लेकिन हम बहुत अगर इमरजेंसी बुनियादों पर काम तेज़ करें तो भी 4 महीने से कम अरसा हमें नहीं लगेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने असेंबलियाँ बहाल कर दी, वो जो था रूलिंग थी वो कर दी थी ख़त्म। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने का कहा था, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने, जो मैंने वीलॉग्स भी किए हुए, अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम ओके हैं। अब जिस दिन भी इंतखाबात का ऐलान होगा, यानी ज़ाहिर है 3 महीने होंगे ना, आम इंतखाबात के लिए 3 महीने चाहिए होते हैं, तो इंतखाबात का ऐलान होगा तो हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी ये जो आज इंतखाबात होने थे, आज 11 है ना, आज इंतखाबात होने थे कुछ हल्कों में, और उसके बाद 25 को इंतखाबात होने थे, मजमूई तौर पर 13 हल्के थे। 2 का आज इंतखाब था मेरा ख्याल है, जिसमें एक मुल्तान का था, एक कराची का हल्का था आमिर लियाकत वाला, और दूसरा मुल्तान वाला ज़ैन कुरैशी वाला, जहाँ पर महर बानो कुरैशी और
अली मूसा गिलानी का मुकाबला है, तो मुकाबला था, तो वो इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन ने कर लिए मुलतवी। और उसके बाद वो जो 11 हल्कों वाले इंतखाबात, 9 हल्कों वाले इंतखाबात थे जो PTI के अरकान को डीनोटिफाई करके कराए जा रहे थे, उस पर तो खैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया, वो अरकान के इस्तीफ़े ही मुअत्तल कर दिए गए, उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी के नोटिफिकेशन ही मुअत्तल कर दिए गए। तो बहरहाल तो ये उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने ये इंतखाबात यानी 11 और 25 सितंबर वाले मुलतवी कर दिए गए थे। और पूरी एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से इंतखाबात मुमकिन नहीं है। फिर उसमें उन्होंने लॉजिस्टिक के इशूज़ बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशू बताए, लेकिन मेजर इशू जो था वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का था, क्योंकि इंतखाबात के लिए जो लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस होती हैं, फ़ौज है, रेंजर्स है, वो दस्तयाब नहीं थी। फ़ौज ने या मतलब जो फ़ौज ही कह लें ना, फ़ौज ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि इस वक्त हम आपको लोग नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो हमारे बॉर्डर्स पर हैं, दूसरे हमारे जो सैलाब मुतासरा इलाकों में हैं, और ज़ाहिर वज़ीरिस्तान और ये जो इलाके हमारे वो भी नाजुक है, तो वहाँ से भी हम लोग नहीं निकाल सकते, अपने फोर्सेस नहीं निकाल सकते, लिहाजा इंतखाबात के लिए हम आपको लोग नहीं दे सकते। तो उस पर ज़ाहिर पुलिस के ऊपर तो रिलाय करके इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवा नहीं सकती थी। पंजाब की पुलिस है, तो पंजाब की पुलिस के ज़रिए इंतखाबात करवाए जाते, तो और उधर तो कराची में सिंध की पुलिस है, तो वहाँ पर भी हुकूमत, यहाँ पर भी हुकूमत, तो दोनों गड़बड़ हो सकती थी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिए थे इंतखाबात। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो चीज़ जब नई सामने आई कि जी जनवरी में या मार्च तक, यानी 2023 के पहले के आगाज़ में इंतखाबात हो सकते हैं, जो बात राणा साहब ने की, उस पर मैंने खंगाला इलेक्शन कमीशन को। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो तो तैयार होंगे, लेकिन क्या, यानी इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज, बराह रास्त मैं किसी को कोट नहीं कर रहा, कि जी इलेक्शन कमीशन तो तैयार है, इलेक्शन कमीशन ने कागजात जो है वो तकरीबन 50% कागज़ ख़रीद लिया हुआ है, वो कागज़ जिसके लिए बैलेट पेपर जिसके ज़रिए जिससे छपता है वो ख़ास कागज़ होता है, वो ख़रीद लिया। बाकी जो तैयारी हैं वो उनकी चल रही हैं। अगर 3 महीने के अंदर इंतखाबात होंगे और 3 महीने का ज़ाहिर वक्त होगा, तो अगले एक आध माह में इलेक्शन कमीशन 100% तैयार होगा। उसमें उन्होंने अब वो जो रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी तैयार किया हुआ है, सारी उनकी तैयारी मुकम्मल है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सवाल ये है कि जिस पैमाने का सैलाब आया हुआ है, ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान का, चलें बलूचिस्तान में तो इतना ज़्यादा इशू, वो तो सीटें वगैरह इतनी नहीं होती, वहाँ से पानी शायद उतर भी जाएगा, जा चुका होगा, लेकिन सिंध में जो सूरत हाल है वहाँ पर अभी 2-3 महीने पानी खड़ा रहेगा। सिंध में वहाँ तो फसलों के लाले पड़े कि फसलें होंगी कि नहीं होंगी, और दूसरा ये कि लोग अपने अपने आबाई इलाकों में वापस आ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, स्कूल तबाह हो गए, अस्पताल तबाह हो गए, कोई सड़कें तबाह हैं, कोई चीज़ नहीं है। तो इंतखाबात क्या मुमकिन होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है आगाज़ में, जनवरी या फरवरी या मार्च में। तो इलेक्शन कमीशन को खुद डाउट है कि अगर हुकूमत इस टाइम पर इंतखाबात करवाने का सोचेगी तो इंतखाबात शायद वो ना करवा पाएँ। उससे बड़ी चीज़, लेकिन हुकूमत फैसला करेगी तो इलेक्शन कमीशन करवा लेगा। उससे बड़ी चीज़ महंगाई उरूज पर है, सैलाब ने मईशत को कबाड़ा कर दिया है। अभी गंदम का बहरान, खुराक का बहरान आएगा, गंदम नहीं होगी, लेकिन हुकूमत जो है वो फंसी हुई है हर तरफ। तो क्या ये हुकूमत जो है वो इतने बड़े बहरान में, जिसमें हुकूमत बिल्कुल उसकी मकबूलियत ज़ीरो पर आ गई है, पॉलिटिकल पार्टी जो हुक्मरान जमात इत्तेहाद की हैं, तो क्या उनको ये सूट करेगा कि वो जनवरी फरवरी या मार्च में इंतखाबात करवाएं, या फिर अगले बजट तक लेकर जाएं मामलात को घसीट कर। इस वक्त इंटरनेशनली इमदाद भी आ रही है, जहाँ ये एक बहरान है वहाँ एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक मौका भी है हुकूमत को अपने आप को बहाल करने का। लोगों में मतलब अगर जो लोग मुतासिर हुए हैं, कुदरती आफत है, अगर उनको हुकूमत बहाल कर लेती है तो हुकूमत की जो वो मकबूलियत थी वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। तो हुकूमत के लिए ये वक्त सूटेबल नहीं है अगले 3-4 महीने इंतखाबात के लिए। हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जब मेरी बात हुई तो वो भी ये कह रहे हैं कि जी हमारे लिए इंतखाबात 2023 की मुकर्ररा मुद्दत में ही करवाना हमारे लिए सूटेबल है, और ये भी कि आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है। अगर हमें लगा कि हालात सैलाब मुतासिरीन अभी तक बहाल नहीं हुए तो फिर कुछ महीने के लिए आगे भी जा सकते हैं। लिहाजा जो बहस छिड़ी है कि इंतखाबात कब होंगे, उसके लिए इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के ज़राए ये कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त से कम पहले नहीं होते। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।